नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बिजनेस लॉ में चैप्टर थर्ड अनुबंध ठहरावों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्लिक एग्रीमेंट। ठहराव अनुबंधों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जाता है। प्राय इनका वर्गीकरण इनके लक्षणों या प्रभावों को ध्यान में रखकर किया जाता है। सामान्यतः अपन ठहरावों का वर्गीकरण जिस आधार पर करते हैं वो इस सारणी से मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। पहला होता है वैधता के आधार पे, दूसरा अनुबंध करने की विधि के आधार पे, तीसरा निष्पादन के आधार पे। अब वैधता के आधार पर हम देखते हैं, सबसे पहला है वैध ठहराव। वैध ठहराव क्या होता है? वैध अनुबंध वह ठहराव है जिसे वैध अनुबंध के सभी आवश्यक लक्षण पाए जाते हैं। ये सभी ठहराव अनुबंध हैं जो राजनियम द्वारा परिवर्तित करवाए जा सकते हैं। अतः जिस किसी भी ठहराव को वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त हो तथा कानून द्वारा परिवर्तित इन्फोर्स करवाया जा सकता हो, वैध अनुबंध कहलाता है। वैध अनुबंध के लक्षणों के संबंध में हम पहले भी बात कर चुके हैं। वैध अनुबंध या वैध ठहराव जो ऐसा कोई भी ठहराव जो हम किसी के साथ भी करते हैं, यदि हम उसे कानून द्वारा परिवर्तित मतलब लागू करवा सकते हैं तो ये माना जाएगा कि वो वैध ठहराव है। नेक्स्ट होता है व्यर्थ या शून्य ठहराव, वॉइड एग्रीमेंट। धारा 2G के अनुसार जो ठहराव राजनियम द्वारा परिवर्तित नहीं करवाया जा सकता व्यर्थ कहलाता है। मतलब ऐसा कोई भी ठहराव जो प्रारंभ से ही राजनियम के द्वारा हम उसको परिवर्तित नहीं करवा सकते, वो सभी ठहराव शून्य या व्यर्थ ठहराव कहलाते हैं। कानून की दृष्टि से ऐसे ठहराव बेकार होते हैं, उनका कोई कानूनी प्रभाव नहीं होता। ऐसे ठहराव से किसी भी पक्षकार को न तो कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त होता है, न ही कोई वैधानिक दायित्व उत्पन्न होते हैं। इसलिए ऐसे ठहरावों को जो कानून द्वारा परिवर्तित नहीं करवाया जा सकता, उसे हम व्यर्थ या शून्य ठहराव कहते हैं। नेक्स्ट इसमें है व्यर्थ अनुबंध। देखो यहाँ व्यर्थ अनुबंध और व्यर्थ ठहराव दोनों अलग अलग चीज़ हैं। इनमें क्या अंतर है ये हम आगे जानेंगे। व्यर्थ अनुबंध एक अनुबंध जो राजनियम से परिवर्तित होने से रुक जाता है, तब व्यर्थ हो जाता है जब वह परिवर्तित होने से रुकता है। व्यर्थ अनुबंध का मतलब है कि जब हमने ठहराव किया था प्रारंभ में तो वो परिवर्तित किया जा सकता था, लेकिन जब उसे परिवर्तित करवाने का समय है उस समय वो यदि किसी कारण से रुक जाता है तो हम ये मानते हैं कि वो ठहराव या वो अनुबंध व्यर्थ अनुबंध हो गया। मान लो कि किसी व्यक्ति से हमने किसी प्रकार का अनुबंध किया और जिस समय हम अनुबंध कर रहे हैं वो वैध अनुबंध है, परंतु अनुबंध को पूरा करने से पहले ही उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ मानेंगे कि अब वो अनुबंध व्यर्थ अनुबंध हो गया। नेक्स्ट होता है व्यर्थनीय अनुबंध या शून्यकरण अनुबंध। ऐसा ठहराव जो एक या एक से अधिक पक्षकारों की इच्छा पर तो परिवर्तित होता है, लेकिन दूसरे पक्षकार या पक्षकारों की इच्छा पर वह व्यर्थनीय अनुबंध कहलाता है। मतलब दोनों पक्षकारों में से एक पक्षकार की इच्छा पर यदि कोई अनुबंध वैध या अवैध हो जाता है तो उसे हम व्यर्थनीय अनुबंध कहते हैं। इसमें एक पक्षकार यदि चाहे तो वो उसे वैध अनुबंध के रूप में परिवर्तित कर सकता है, और यदि वो उसे मानने से मना कर दे तो वो अनुबंध व्यर्थनीय अनुबंध हो जाता है। अनुबंध को व्यर्थनीय समझने का विकल्प केवल पीड़ित पक्षकार को होता है, दोषी पक्षकार को ऐसा कोई विकल्प प्राप्त नहीं होता है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, वो किसी कार्य को करने के लिए कि धमकी देता है या किसी अन्य प्रकार से उसका उपयोग छल कपट मिथ्या वर्णन द्वारा कोई अनुबंध कर लेता है, और निश्चित समय पर यदि पता लग जाता है और राजनियम द्वारा ये बात लागू करवाई जाती है, तो वहाँ पर उस पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह उस अनुबंध को लागू करवाए या नहीं। यदि वो उस अनुबंध को निरस्त कर देता है तो हम उसे व्यर्थनीय अनुबंध मानते हैं, और यदि वो उस अनुबंध को स्वीकार कर लेता है तो यहाँ वो वैध अनुबंध बन जाता है। मतलब पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर जो निर्भर होता है वो व्यर्थनीय अनुबंध होता है। अवैध ठहराव, जैसा नाम से ही स्पष्ट है, ऐसे ठहराव जो राजनियम द्वारा वर्जित है, मतलब प्रारंभ से ही अवैध है, जो या तो देश कानून लोक नीति या सामान्यतः लोगों के हित के विरुद्ध हों, ऐसे सभी ठहराव अवैध ठहराव माने जाते हैं। या किसी अवैध कार्य के लिए किए जा रहे हों या किसी ऐसे कार्य के लिए किए जा रहे हों जो राजनियम द्वारा वर्जित हैं, तो वो सभी ठहराव अवैध ठहराव कहलाते हैं।
फिर है अपरिवर्तनीय अनुबंध। अपरिवर्तनीय अनुबंध वह अनुबंध है जिसे कुछ वैधानिक तकनीकी कमियों के कारण परिवर्तित नहीं करवाया जा सकता। ये कमियां कई प्रकार की हो सकती है। मान लीजिए कि यथा अनुबंध लिखित में नहीं था, या किसी प्रकार के स्टैम्प ड्यूटी का भुगतान नहीं किया गया, या पर्याप्त स्टैम्प की कमी। जैसे हम जानते हैं कि कई अनुबंध ऐसे होते हैं जिनमें पर्याप्त स्टैम्प या पर्याप्त गवाह या पर्याप्त लिखित अनुबंध होना चाहिए। अगर इनकी कमी से कोई अनुबंध अपरिवर्तनीय हो जाता है, जिसे परिवर्तित नहीं करवाया जा सकता है, तो हम उसे अपरिवर्तनीय अनुबंध मानते हैं। तो ये पहली तरीका था जिसके आधार पर हम अनुबंधों का वर्गीकरण करते हैं। ये तो था वैधता के आधार पर। अब है अनुबंध करने की विधि के आधार पर। विधि से तात्पर्य है कि हम अनुबंध किस विधि से कर रहे हैं। इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्पष्ट अनुबंध और दूसरा गर्भित अनुबंध। स्पष्ट अनुबंध से तात्पर्य ऐसे अनुबंध से है जिसमें पक्षकार प्रस्ताव स्वीकृति अनुबंध की सभी शर्तों को स्पष्ट रूप से लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा प्रकट या तय करते हैं। दूसरे स्पष्ट अनुबंध पक्षकारों द्वारा लिखित मौखिक शब्दों द्वारा किया जाता है। ऐसे अनुबंध में पक्षकार अनुबंध की शर्तों का स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं तथा इसमें पक्षकारों के अनुमान तथा संभावना का कोई स्थान नहीं होता। इसमें या तो पक्षकार आमने सामने होते हैं या पत्र द्वारा लिखकर या टेलीफोन से बातचीत करके बिल्कुल निश्चित कर लेते हैं और दोनों ही पक्षकारों को किसी वस्तु के संबंध में जिसके संबंध में अनुबंध किया जा रहा है स्थिति स्पष्ट हो जाती है, तो हम मानते हैं कि ये स्पष्ट अनुबंध है। दूसरा होता है गर्भित अनुबंध, इम्प्लिड कॉन्ट्रैक्ट। जब किसी अनुबंध में प्रस्ताव या स्वीकृति शब्द के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से दी गई हो तो वह गर्भित या विवक्षित अनुबंध कहलाता है। ऐसा अनुबंध पक्षकारों के आचरण या कार्य से उत्पन्न होता है। पक्षकारों के आचरण एवं उनके वातावरण की परिस्थितियों से ही ऐसे अनुबंध की शर्तों को निश्चित किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं और आपने एक टैक्सी को हाथ से इशारा करके रोका और आप उसमें बैठकर कहीं चलने के लिए कहते हैं, तो इसका मतलब आप में गर्भित अनुबंध हो गया कि आपको निर्धारित स्थान पर वो टैक्सी ड्राइवर छोड़ेगा और उसके बदले में आपको उसका भुगतान करना है। यहाँ ये माना जाएगा कि उनके बीच गर्भित अनुबंध है। या आप किसी रेस्टोरेंट पे जाकर कुछ खाने का ऑर्डर करते हैं और खाने के बाद फिर आपको उसका भुगतान करना है, ये गर्भित अनुबंध की श्रेणी में आते हैं। इसी में एक और होता है अर्ध अनुबंध। अर्ध अनुबंध वास्तव में अनुबंध नहीं है, क्योंकि ये अनुबंध पक्षकारों की स्वेच्छा या पक्षकारों द्वारा जानबूझकर नहीं किया जाता, बल्कि कानून द्वारा पक्षकारों पर थोपा जाता है। इसके लिए पक्षकार न तो प्रस्ताव करते हैं न ही इसकी स्वीकृति देते हैं। अतः अर्ध अनुबंध को कानून द्वारा गर्भित अनुबंध कहा जाता है। दूसरे शब्दों में मान लें कि यह अनुबंध पक्षकारों द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि पक्षकारों पर कानून द्वारा समता के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के आधार पर पक्षकारों पर थोपा जाता है। किसी भी व्यक्ति को दूसरे के खर्च या दूसरे की क्षति पर धनी बनने नहीं दिया जा सकता। इसलिए कभी कभी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां किसी अनुबंध की पालना करने के लिए कानून द्वारा पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है, वहां माना जाता है कि ये अर्ध अनुबंध है। मतलब यहाँ पक्षकारों ने अनुबंध नहीं किया, बल्कि सरकार द्वारा उन पर वो अनुबंध या कानून द्वारा उन पर वो अनुबंध लागू किया गया है। नेक्स्ट जो वर्गीकरण का आधार है वो है निष्पादन के आधार पर। निष्पादन के आधार पर है निष्पादित अनुबंध। जब अनुबंध के सभी पक्षकारों द्वारा अनुबंध के अंतर्गत उत्पन्न हुए दायित्वों को पूरा कर दिया जाता है तो वह निष्पादित अनुबंध कहलाता है। इस प्रकार के अनुबंध में किसी भी पक्षकार का दूसरे पक्षकार के विरुद्ध कोई भी अधिकार शेष नहीं रहता। मान लो दो व्यक्तियों ने कोई अनुबंध किया किसी वस्तु को क्रय करने का, एक पक्षकार ने वस्तु बेच दी, दूसरे ने उसके बदले में भुगतान कर दिया, तो यहाँ माना जाएगा कि अनुबंध का निष्पादन हो गया। नेक्स्ट है निष्पादनीय अनुबंध। निष्पादनीय अनुबंध पहले से किया हुआ ऐसा अनुबंध है जिसमें सभी पक्षकारों को अपने अपने दायित्वों को पूरा करना शेष रहता है। दूसरे शब्दों में निष्पादी अनुबंध वह अनुबंध है जिसमें पक्षकारों के अपने अपने दायित्वों का अभी तक पालन नहीं किया है तथा उन्हें अपने अपने दायित्वों का पालन करना है। जैसे मान लो कि भविष्य में कोई कार्य करने के लिए दो पक्षकार अनुबंध कर लेते हैं। जैसे किसान से एक व्यापारी अनुबंध करता है कि वह उसकी अनाज की जो फसल होगी उसको एक निर्धारित दर से क्रय कर लेगा और किसान भी उस अनुबंध को स्वीकार कर लेता है। तो निर्धारित समय पर जब वो फसल तैयार होगी उस समय वो फसल किसान व्यापारी को सौंप देगा और व्यापारी उसके बदले में उसको भुगतान कर देगा। तो ये होगा निष्पादनीय अनुबंध जिसका अभी तक निष्पादन नहीं किया गया है।
फिर होता है एक पक्षीय अनुबंध। एक पक्षीय अनुबंधों को दो अर्थों से समझा जा सकता है। पहला, जिस अनुबंध में एक पक्षकार ने अपना वचन अनुबंध के निर्माण के समय उससे पूर्व ही पूरा कर दिया हो, जबकि दूसरे पक्षकार को अपना दायित्व अनुबंध करने के बाद पूरा करना होगा, वो एक पक्षीय अनुबंध कहलाता है। दूसरा होता है द्विपक्षीय अनुबंध। द्विपक्षीय अनुबंध वह है जिसमें दोनों ही पक्षकार एक दूसरे को वचनों का आदान प्रदान करते हैं। इसमें दोनों ही पक्षकार भविष्य में किसी कार्य को करने या किसी वस्तु को एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं, किंतु उन वचनों का निष्पादन भविष्य में निश्चित समय पर किया जाना शेष है, तो ऐसा अनुबंध निष्पादनीय की प्रकृति में आता है। अब हमने ये देखा कि किस प्रकार से उनके वर्गीकरण किए गए हैं। आगे जैसे मैंने अभी बताया था, हम देखेंगे कि व्यर्थ ठहराव और व्यर्थ अनुबंध में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं परिभाषा के आधार पे। व्यर्थ ठहराव की जो परिभाषा है वो है, जो ठहराव राजनियम द्वारा परिवर्तित नहीं करवाया जा सकता व्यर्थ कहलाता है। मतलब हम प्रारंभ में ही कोई ठहराव जो कर रहे हैं उसको हम राजनियम द्वारा यदि परिवर्तित नहीं करवा सकते तो वो व्यर्थ ठहराव है। व्यर्थ अनुबंध है जब कोई अनुबंध राजनियम से परिवर्तनीय होने से रुक जाता है। अभी जैसे हमने पढ़ा था, रुक जाता से तात्पर्य कि अनुबंध करते समय तो वो व्यर्थ नहीं था, लेकिन जब उस अनुबंध को पूरा करने का समय आता है उससे पहले ही वो अनुबंध परिवर्तित होने से रुक जाता है, तो हम मानते हैं कि वो व्यर्थ अनुबंध है। अब है व्यर्थ होने का समय, कि व्यर्थ ठहराव कब होता है और व्यर्थ अनुबंध कब होता है। ठहराव जो होता है वो प्रारंभ से ही व्यर्थ होता है, जबकि अनुबंध जब ये किया जाता है तब तो ये व्यर्थ नहीं होता, परंतु किसी परिस्थिति के कारण अनुबंध का निष्पादन करने से पूर्व ही वो अनुबंध व्यर्थ हो जाता है। नेक्स्ट है प्रत्यय स्थापना के आधार पर। वैध ठहराव के अंतर्गत दिए गए धन को सामान्यतः पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, परंतु अवैध के द्वारा कपट या मिथ्या वर्णन की दशा में समानता के सिद्धांत के आधार पर दिए गए धन को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जबकि व्यर्थ अनुबंध के अंतर्गत दिए गए धन को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। मतलब ठहराव जो है वो तो व्यर्थ शुरू से रहता है, अतः उसमें किसी प्रकार का यदि लेन देन होता है तो उसे पुनः प्राप्त करना संभव नहीं है, जबकि व्यर्थ अनुबंध जो कि प्रारंभ में एक वैध अनुबंध था, किन्हीं परिस्थितियों के कारण यदि व्यर्थ अनुबंध हो जाता है तो इसमें जो धन दिया गया है उसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट जो आधार है अंतर का वो है अधिनियम में उल्लेख। अधिनियम से स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव का उल्लेख किया गया है, जैसे अनुबंध करने की क्षमता न रखने वालों द्वारा किए गए ठहराव, व्यापार तथा विवाह में रुकावट डालने वाले ठहराव या बिना प्रतिफल के ठहराव व्यर्थ घोषित हैं। मतलब यहाँ जैसे ठहराव है, या तो वो ठहराव इलीगल होंगे या किसी ऐसे कार्यों के लिए किया गया है जिसका अधिनियम में स्पष्ट उल्लेख है कि इनके लिए किसी प्रकार का ठहराव नहीं किया जा सकता, जैसे किसी के व्यापार या विवाह में रुकावट डालना, बिना प्रतिफल के ठहराव। जबकि व्यर्थ अनुबंध तब होता है जबकि अनुबंध को पूरा करना असंभव हो जाता है। ऐसी परिस्थिति का उल्लेख हमने पूर्व में किया है। अपरिवर्तनीय अवैधानिक। व्यर्थ ठहराव प्रारंभ से ही अपरिवर्तनीय ही नहीं अवैध भी हो सकता है, जबकि व्यर्थ अनुबंध परिस्थितियों के कारण अपरिवर्तनीय हो सकता है। तो इन आधारों पे हम अब अच्छी तरह समझ गए कि व्यर्थ ठहराव क्या है और व्यर्थ अनुबंध क्या है। अब इन दोनों में कन्फ्यूज़न होने की कोई संभावना नहीं है। अब आगे हम देखते हैं कि व्यर्थ ठहराव और व्यर्थनीय अनुबंध क्या है। व्यर्थ ठहराव जैसा हमने पीछे देखा था, वहाँ हमने देखा था व्यर्थ अनुबंध और व्यर्थनीय, अब देख रहे हैं व्यर्थनीय अनुबंध। जैसे परिभाषा पीछे देखी हमने, जो ठहराव राजनियम द्वारा परिवर्तित नहीं करवाया जा सकता व्यर्थ ठहराव कहलाता है, और जो अनुबंध केवल पीड़ित पक्षकार अथवा पक्षकारों की इच्छा पर परिवर्तनीय होते हैं तथा दूसरे पक्षकार अथवा पक्षकारों की इच्छा पर नहीं होते तो वो व्यर्थनीय अनुबंध कहलाते हैं। वैलिडिटी या वैधता की अवधि के आधार पर इनमें वैधता का बिल्कुल भी अंश नहीं होता। इन्हें न्यायालय द्वारा कभी भी परिवर्तित नहीं करवाया जा सकता। ये प्रारंभ से ही व्यर्थ होते हैं ठहराव, जबकि व्यर्थनीय अनुबंध तब तक ही कानून द्वारा परिवर्तित करवाए जा सकते हैं जब तक कि पीड़ित पक्षकार द्वारा उसे व्यर्थ नहीं समझा जा सकता। मतलब दोनों पक्षकारों में से जो पक्षकार पीड़ित है, यदि उसे वो व्यर्थ घोषित कर दे या वो व्यर्थ मानता हो तो वह अनुबंध व्यर्थनीय अनुबंध हो जाएगा, और यदि वो उसको परिवर्तित करवा लेते हैं, वो पीड़ित पक्षकार उसको परिवर्तित करने के लिए सहमति दे देता है, तो वो वैध अनुबंध बन जाता है।
कानूनी अस्तित्व के आधार पर इनका कानूनी दृष्टि से कोई अस्तित्व नहीं होता व्यर्थ ठहराव का, जबकि व्यर्थनीय अनुबंध का कानूनी अस्तित्व तब भी होगा जब वो पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर निर्भर होगा कि पीड़ित पक्षकार यदि चाहे तो उसे रद्द भी कर सकता है। स्थिति में परिवर्तन, व्यर्थ ठहराव में स्थिति कभी भी नहीं बदलती, व्यर्थ ठहराव सदैव ही व्यर्थ बना रहता है, जबकि व्यर्थनीय अनुबंध के अंदर स्थिति बदल सकती है। ये व्यर्थ, वैध या अव्यर्थ दोनों में से किसी भी प्रकार का अनुबंध का रूप ले सकता है। कारण ठहराव जो होते हैं वो प्रारंभ से ही व्यर्थ होते हैं। किस कारण से? अनुबंध करने की क्षमता, ठहरावों की गलती पर या बिना प्रतिफल के या अवैधानिक या अवैध उद्देश्यों से किए गए, जबकि व्यर्थनीय अनुबंध जो होते हैं वह उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव द्वारा अथवा मिथ्या वर्णन, कपट इनके द्वारा यदि किया गया है तो वो व्यर्थनीय अनुबंध कहलाता है। नेक्स्ट है पक्षकारों की इच्छा। ठहराव में, व्यर्थ ठहराव में यदि सभी पक्षकार चाहें तो भी व्यर्थ ठहराव को वैध नहीं बना सकते, जबकि व्यर्थनीय अनुबंध में पीड़ित पक्षकार चाहे तो उस अनुबंध को वैध अनुबंध का स्वरूप प्रदान कर सकता है। प्राप्त वस्तु का हस्तांतरण के आधार पर व्यर्थ ठहराव के अंतर्गत प्राप्त वस्तु का हस्तांतरण किसी तीसरे पक्षकार को नहीं किया जा सकता। यदि हस्तांतरण कर दिया जाता है तो वस्तु के प्राप्तकर्ता को अच्छा अधिकार प्राप्त नहीं होगा, जबकि व्यर्थनीय अनुबंध के अंतर्गत वस्तु का तीसरे पक्षकार को वैध हस्तांतरण किया जा सकता है। यदि वस्तु के प्राप्तकर्ता ने सद्भावना से वस्तु प्राप्त की है तो उसको उस पर सही अधिकार प्राप्त होगा। क्षतिपूर्ति, व्यर्थ ठहराव के अंतर्गत किसी भी पक्षकार को प्राय क्षतिपूर्ति की मांग करने का अधिकार नहीं होता, जबकि व्यर्थनीय अनुबंध के अंतर्गत पीड़ित पक्षकार को क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होता है यदि वह अनुबंध को अधिकार पूर्वक रद्द कर सकता है। प्रत्ययस्थापना, व्यर्थ ठहराव की दशा में प्रत्ययस्थापना का अधिकार तब प्राप्त नहीं होता जब दोनों पक्षकारों को अनुबंध के व्यर्थ होने अथवा अवैध होने का ज्ञान था अथवा अनुबंध के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाला अवयस्क था। और व्यर्थनीय अनुबंध में सामान्यतः प्रत्ययस्थापन का अधिकार मिलता है, अर्थात अनुबंध के रद्द करने पर दोनों पक्षकारों को आपस में प्राप्त लाभ को पुनः लौटाना पड़ता है। तो यहाँ हमने देखा कि अनुबंध को किस प्रकार से हम वर्गीकृत कर सकते हैं, जिसमें हमने जाना वैधता के आधार पर, अनुबंध विधि के आधार पर और निष्पादन के आधार पर। फिर हमने वैध ठहराव और वैध अनुबंध में क्या अंतर है, या व्यर्थ ठहराव और व्यर्थनीय अनुबंध में क्या अंतर है, इस पे जाना। आज का अपना टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। धन्यवाद।